दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 14 मई 2023 को प्री परीक्षा के सी सेट में पूछे गए गणित के क्वेश्चंस का व्याख्यात्मक हल मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। सॉल्यूशन के साथ यानी हल के साथ उसका कॉन्सेप्ट में भी बताऊंगा कि क्वेश्चंस में कौन सा कॉन्सेप्ट या किस प्रकार का कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है, अप्लाई किया जा रहा है उसे जल्दी से सॉल्व करने में। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 है। 11 परीक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यदि 10 एवं 9 क्रमशः सम व विषम स्थानों पर आने वाले परीक्षणों के समांतर माध्य हैं तो सभी 11 परीक्षणों का समांतर माध्य क्या होगा या माध्य क्या होगा। देखिए, जो समांतर माध्य है इसको अंग्रेजी में अर्थमेटिक मीन कहते हैं और इसे एवरेज भी कहते हैं, यानी औसत भी इसे कहा जाता है। अब यहाँ पर 11 कुल टोटल ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं और कहा यह जा रहा है कि सम और विषम स्थान पर जो ऑब्जर्वेशंस रखे गए हैं उनका समांतर माध्य दे दिया है कि सम स्थान पर है तो वो 10 है, विषम स्थान पर 9 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ये x1 प्लस x2 प्लस x3 और ये इस तरह से ये x11 तक के प्रेक्षण अगर हैं तो इसमें सम और विषम स्थान पर कौन कौन आएंगे। देखिए, ऑड प्लेस पर जो आएगा, ऑड प्लेस पर वो आएगा x1, x3, x5, x7, x9 और x11। और ये देखिए इनके समांतर माध्य दिए हुए हैं तो इनका सम क्या हो जाएगा, इनका योग क्या हो जाएगा। तो जितनी इनकी संख्या है, देखिए इनकी संख्या कुल 6 है तो 6 में जो समांतर माध्य यानी जो इनका एवरेज दिया गया है, एवरेज इनका दिया गया है 9, तो 6 में 9 से गुणा हो जाएगा तो 9 6 के 54, ये आ गया 54। इसी तरह से जो इवन प्लेस पर रखा गया है यानी सम स्थान पर जो रखा गया है वो है x2 प्लस x4 प्लस x6 प्लस x8 प्लस x10, ये सम स्थान पर रखे गए और इनका सम क्या हो जाएगा। देखिए इनकी जितनी संख्या रहेगी यानी इनकी संख्या 5 है और इनका एवरेज दिया हुआ है 10, तो 10 से गुणा होकर ये हो गया 50। तो देखिए ये सम स्थान पर, ये विषम स्थान पर और इन्हीं से मिलकर के ये पूरा 11 तक है। तो अब टोटल का अगर हमको एवरेज निकालना है तो x1 प्लस x2 प्लस x11 तक का एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे। देखिए ये 11 से भाग देंगे तो इसमें सबका योग x1 प्लस x3 प्लस इसका योग हमारे पास आ गया है 54 और x2 x4 इसका आ गया है 50 और बटा 11। तो देखिए ये हो गया 104 बटा 11। 104 में हम अगर 11 से भाग देंगे तो 11 9 99 और ये आपका चला जाएगा 9.45। तो इसका एवरेज आ गया या समांतर माध्य आ गया या माध्य आ गया 9.45 और ये ऑप्शन सी सही है। तो इसमें देखिए मेन चीज ये करना था कि ये समांतर माध्य का क्वेश्चन जरूर था लेकिन इसे एवरेज के कॉन्सेप्ट से भी हम लोग इसे सॉल्व कर लिए। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि यदि किसी शंकु का आधार का क्षेत्रफल 100% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि होगी। तो जो शंकु का आयतन होता है यानी जो वॉल्यूम होता है उसका फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब इसमें ये जो पोर्शन है ये है एरिया और ये आधार का क्षेत्रफल है, आधार का क्षेत्रफल। तो देखिए अगर इसमें कहा यह गया है कि आधार का क्षेत्रफल बढ़ाया जा रहा है तो आधार के क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर को अगर हम a कह दें कि ये एरिया है a, तो पाई आर स्क्वायर को हम लोग a मान लेते हैं और a में 100% की वृद्धि कर दी गई है।
तो जो ये वॉल्यूम होगा, देखिए ये जो वॉल्यूम होगा, ये वॉल्यूम वास्तव में एरिया पर ही डिपेंड करने लगेगा, क्योंकि 1/3 और h ये कांस्टेंट रहेंगे, मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, केवल उसका क्षेत्रफल बदल रहा है, वो भी आधार का क्षेत्रफल। तो जो आयतन होगा वो a पर डिपेंड करने लगा, और a को अगर हम लोग 100 मान लें, a को 100, अब ये पहले वाला a यानी v जो है, पहले आयतन 100 था, अब क्या हुआ कि इस एरिया में 100% बढ़ा दिया गया एरिया को, तो अब नया वॉल्यूम मिलेगा, तो नया वॉल्यूम को v1 कह दिए। तो 100 में ये पहले 100 था, इसमें 100% की वृद्धि हुई, तो 100 धन 100 लिखते हैं, जिससे 50% की वृद्धि होती है तो 100 धन 50 लिखते हैं, तो 100 धन 100/100 हो जाएगा। अब देखिए ये 100 से 100 कट गया, यहां बच जाएगा 200, तो नया वॉल्यूम 200 आया। अब पूछ रहा है कि प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, तो वृद्धि कितनी होगी ये बताना है। तो पहले v था, अब v1 हो गया, तो v1 में से v घटा देंगे, यानी पहले वाला घटा देंगे, तो ये 200 आया है, पहले था आयतन 100, तो 200 में से 100 निकल गया, आ गया 100, तो 100% की वृद्धि हो जाएगी उसके आयतन में, अगर उसके एरिया में 100% की बढ़ोतरी की जाती है। तो ये ऑप्शन डी सही है। तो आई होप कि ये बात आपको बिल्कुल समझ में ठीक से आ गई होगी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि दो बेलनों A तथा B के आधारों के अर्ध व्यास 3 संबंधित 2 के अनुपात में है। यहां अनुपात छूट गया है, अनुपात में है, तथा इनकी ऊंचाइयां n संबंधित 1 के अनुपात में है। यदि बेलन A का आयतन बेलन B के आयतन का 3 गुना हो तो n का मान क्या होगा। देखिए बेलन यानी सिलेंडर, सिलेंडर का आयतन क्या होता है, पाई r² h, ये उसका आयतन होता है। अब इसमें आपको r दिया है और h दिया है, तो यहां हम लोग a मान लें कि बेलन A है और ये है बेलन B, यानी सिलेंडर A और सिलेंडर B। इनका अर्ध व्यास को त्रिज्या कहते हैं, रेडियस। तो त्रिज्या यहां पर आपको दे दिया है, त्रिज्या का अनुपात 3 संबंधित 2, तथा इनकी ऊंचाई, ऊंचाई का रेशियो दे दिया है, ऊंचाई का अनुपात दे दिया है n संबंधित 1। तो यहां हम लोग आयतन निकाल लेंगे। आयतन, आयतन क्या होगा, देखिए ये त्रिज्या के वर्ग में ऊंचाई गुणा की जा रही है। यहां पर देखिए पाई r²h, तो पाई तो कांस्टेंट है, सब में कांस्टेंट रहेगा, तो r² h पर ही सारी बात डिपेंड कर रही है। तो r² यानी त्रिज्या के वर्ग में h का गुणा यानी ऊंचाई का गुणा होगा। तो त्रिज्या यहां पर 3 है, जब इसमें हम 3 के वर्ग में n का गुणा करेंगे तो 3 का वर्ग 9, तो 9n हो गया, और यहाँ 2 का वर्ग करेंगे तो 4, और इसमें 1 का गुणा करेंगे तो ये 4 हो गया। ये आयतन का अनुपात आया। और यहाँ पर दिया है कि बेलन A का आयतन बेलन B के आयतन का 3 गुना है, तो वॉल्यूम ऑफ A अपान वॉल्यूम ऑफ B ये 3/1 दिया है। और यहाँ पर आप देखिए ये भी वॉल्यूम ऑफ A है और वॉल्यूम ऑफ B है। यहाँ पर क्या आया है अनुपात, 9n/4, और ये बराबर दिया है 3/1 के, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि बेलन A का आयतन बेलन B से 3 गुना है, तो 3 से ये 9 3 बार में कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n बराबर क्या आ गया, देखिए ये 3n है, तो 3n बराबर आ जाएगा 4, तो n बराबर आ गया 4/3, तो n की वैल्यू आ गई 4/3, और ये ऑप्शन बी सही है। तो आई होप कि ये बात आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गई होगी। मैं आपको चूंकि ये व्याख्यात्मक हल एक्सप्लेनेटरी सॉल्यूशन बता रहा हूं, इसलिए एक एक चीज को डिटेल में लिख रहा हूं। जब आप इसे समझ जाएंगे तो एग्जाम में इससे भी कम टाइम में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि यदि बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो ऊंचाई को कितने % घटाया जाए जिससे बेलन का आयतन अपरिवर्तित रहे।
चलिए मैं इसको आपको बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाता हूं कि जो बेलन का आयतन है वो किस बात पर डिपेंड करता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए ये पूछ रहा है कि ये जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए और जो त्रिज्या है इसमें 25% की वृद्धि की गई, पाई तो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब जो बेलन का आयतन है वो वास्तव में आर स्क्वायर एच पर डिपेंड करेगा। तो आर को 25% बढ़ाया जा रहा है और आर को 2 बार यूज किया गया है, यानी आर का 2 बार गुणा है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि यहां पर आर लिखते हैं, फिर यहां भी आर लिखते हैं और यहां एच लिखते हैं। इन तीनों का गुणा होता है तो क्या मिलता है, वॉल्यूम मिलता है। पाई को हमने कांस्टेंट मान लिया। अब देखिए आर पहले 100 मान लेते हैं कि 100 था, ये भी 100 था और ऊंचाई को भी 100 मान लेते हैं, सबको 100 मान लिए। तो वॉल्यूम क्या होगा, देखिए 100 और ये इतने जीरो बन जाएंगे, यानी ये पूरा यहां पर आप देखिए 10 लाख हो गया ये। अब नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं, दूसरे में कह रहे हैं कि बेलन की त्रिज्या में 25% की बढ़ोतरी कर दी जाए। तो यहां पहले 100 था, 25% की बढ़ोतरी होगी तो ये 125 हो गया, ये भी 125 हो गया। और यहां पर अब बात आ रही कि एच को कितना कम कर दिया जाए ताकि आयतन पर कोई प्रभाव न पड़े। तो पहले ये 100 था तो 100 में से हम कह दिए कि भाई x कम कर दिया जाए, x घटा दिया जाए ऊंचाई को। तो क्या होगा, अभी भी यही रहना चाहिए, यानी आयतन में कोई फर्क न पड़े। तो आयतन अभी भी कितना होना चाहिए, 10 लाख के बराबर। अभी भी आयतन 10 लाख के बराबर ही होनी चाहिए। ये दोनों हम लोगों को बराबर कर देना है। देखिए 125 गुणे 100 माइनस x बराबर, चलिए इसको हम अलग अलग ऐसे लिख लेते हैं ताकि काटने में आसानी रहे। अब देखिए 25 से काटेंगे तो 25 पाँचे 125, 25 चौके 100, फिर 25 पाँचे 125, 25 चौके 100। अब देखिए ये 4 हो गया, ये दोनों मिलके 25 हो गया। 25 को फिर ये 4 बार में 25 चौके 100 काट दिया, तो यहां हो गया 100 माइनस x और ये हो गया 4 चौके 16 चौके 64। अब x को आप इस साइड ले जाइए तो 100 माइनस 64 बराबर x। तो देखिए यहां पर आ जाएगा 36, तो x आ गया 36। तो x को कितना घटाना चाहिए, यानी कितने प्रतिशत ऊंचाई को घटाना चाहिए कि वॉल्यूम अपरिवर्तित रहे। देखिए x की वैल्यू आ गई, हमने ये कहा था कि x प्रतिशत घटा दिया जाए, तो x की वैल्यू आ गई 36, तो इसका आंसर आ गया 36। तो इस क्वेश्चन को मैं डिटेल से इसलिए आपको बताया कि आपको बिल्कुल क्लियर कट बात समझ में आ जाए, कोई संशय न रहे, कोई डाउट न रहे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि यदि किसी 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या के वर्गमूल व घनमूल दोनों ही प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के सदस्य हैं हो तो संख्या के अंकों का योग क्या है। ये कह रहा है कि 3 अंक की एक ऐसी संख्या बताइए जिसका वर्गमूल और घनमूल निकाला जाए तो वो भी प्राकृतिक संख्या हो। ये बात करना, वो दशमलव में ना आए, वो भिन्न में ना आए। तो इस तरह की संख्याएं जो नंबर्स है, नंबर्स की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है। देखिए हमको 1 से अगर हम 10 तक की बात करें तो 1 से 10 तक में 2 नंबर ऐसे हैं जो वर्ग है, यानी 4 और 9। तो 4 जो है देखिए 2 का वर्ग है और 9 3 का वर्ग है। इसी तरह से बहुत सी संख्याएं मिलेंगी। अब इसी तरह से एक संख्या देखिए ये 64 है, तो 64 जो है 4 का घन है। देखिए 4 का घन 64 है और 8 का वर्ग 64 है। इसका मतलब कि 64 अगर 2 अंक की संख्या है तो इसका वर्गमूल 8 और घनमूल 4 हो जाएगा। ये वर्गमूल और ये घनमूल। देखिए ये 4 और 8 दोनों ये प्राकृतिक संख्या है। इसी तरह की 3 अंक की संख्या आपको बतानी है। तो ये 3 अंक की संख्या देखिए होती है 729। 729 का जो वर्गमूल है वो आता है 27 और 729 का जो घनमूल है वो आता है 9।
यानी 9 का घन 729 है और 27 का वर्ग 729 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 729 आपको 3 अंक वाली संख्या मिल गई। तो इसके अंकों को जोड़ना है तो 7 धन 2 धन 9, ये जोड़ने पर 18 आ गया। तो देखिए ये अंकों को जोड़ने आपको डिजिट सम बताना है, डिजिट सम यानी जो अंक है उनका योग बताना है। और एक होता है डिजिटल सम, तो डिजिटल सम को अंकीय योग कहते हैं। और अंकीय योग जो होता है वो हरदम एक अंक में होता है, यानी 1 से लेकर के 9 तक ही अंकीय योग हो सकते हैं, वो 2 अंक में नहीं होता। जैसे अगर इसको अंकीय योग बताना होता तो 1 और 8 फिर जोड़ देते, तब ये 9 हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अंकों का योग क्या होगा, अंकीय योग नहीं पूछ रहा है। तो अंकों का योग देखिए 18 होगा, तो इसका सही ऑप्शन 18 होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि दो संख्याओं का HCF 25 है तथा उसके LCM के अन्य गुणनखंड 14 और 15 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। तो इस तरह से देखिए ये जो LCM आएगा, मान लीजिए कि N1 और N2 दो संख्याएं हैं, इनका LCM जो भी आया है उस LCM में 14 और 15 भी फैक्टर हैं। मान लीजिए कि LCM को हम L मान लें, तो उस LCM में 14 और 15 भी इसके अलग अलग फैक्टर हैं, यहाँ गुणा नहीं होगा। 14 और 15 भी फैक्टर हैं। जैसे मान लीजिए कि हम ये कहें कि 6 और 8 का LCM क्या होगा, तो 6 और 8 का LCM हम 24 कह रहे हैं। तो 24 के कौन कौन फैक्टर होंगे, 1 2 3 4 6 8 12 और कुछ 24, ये इसके LCM के फैक्टर्स हैं। अब इसमें ये देखना है कि 8 और 6 के कितने फैक्टर्स हैं। तो जो संख्या 8 से कट जाएगी और 6 से कट जाएगी वो हो गई 24। और इसका HCF क्या होगा, HCF देखिए 6 और 8 का HCF 2 होगा और इसका LCM 24। तो यहां पर कह दिया कि जो LCM है उसके दो फैक्टर्स 14 और 15 हैं। तो इसमें से दो फैक्टर्स ऐसे लेने हैं जो LCM के फैक्टर हैं और उनकी क्या है, वो आपस में कोप्राइम हो। कोप्राइम का मतलब कि उनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन न हो, एक के अलावा कुछ भी कॉमन न हो। तो आपको इस तरह से इसके फैक्टर्स लेने हैं। तो यहां पर जो फैक्टर दिए गए हैं, अन्य जो गुणनखंड दिए गए हैं वो 14 और 15 है। इसका मतलब कि जो HCF ये 25 है वो इसका कॉमन है, वो दोनों में होगा, क्योंकि HCF संख्याओं को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो यहां पर N1 जो संख्या होगी वो वास्तव में 14 और 15 के अनुपात में हो जाएगी, N1 और N2, यानी संख्याओं का अनुपात वास्तव में 14 और 15 के अनुपात में होगा। इस चीज को मैं और क्लियर कर देता हूं। जैसे ये 6 है तो 6 को 2 गुणे आप 3 लिख रहे हैं और 8 को क्या लिख रहे हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब HCF कैसे निकालते हैं कि जो दोनों में कॉमन हो और सबसे बड़ा कॉमन हो। तो ये HCF आ गया, HCF आ गया इसका 2, जो कॉमन रहने से बच गया। तो देखिए कॉमन रहने से 3 बच गया और ये बच गया, तो ये 3 बच गया और नीचे 4, तो ये दो फैक्टर्स बच गए। अब ये देखिए इनका LCM लेंगे हम लोग, LCM, तो LCM इनका देखिए 24 ही आया है। तो दो आपको को प्राइम फैक्टर बच गए 3 और 4, या दो गुणनखंड ऐसे बच गए 3 और 4 जो अन्य गुणनखंड है। अब इस 3 और 4 में अगर हम 2 का गुणा कर देंगे तो देखिए 6 और इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 8, तो हमको ओरिजिनल ये संख्याएं मिल गई। इसी तरह से ये जो दो फैक्टर्स बचे हैं और ये को प्राइम है, तो अगर इसमें हम लोग 25 का यानी HCF का गुणा कर देंगे तो वास्तव में संख्याएं मिल जाएंगी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो HCF है उसका गुणा कर दिए, तो 14 में 25 का गुणा करेंगे तो देखिए 14 5 70 7, 14 दूनी 28 और 7,
35 350 आ गया। और यहाँ पर 15 5 75, 7 15 दूनी 30 7 37, 375 आ गया। अब इनको जोड़ना है क्योंकि यहाँ योग पूछ रहा, तो जोड़ेंगे तो देखिए ये 5 आ गया और ये 7 5 12 और 3 3 6 1 7, तो 725 इसका आंसर आ गया। तो आपको करना कुछ नहीं था, ये संख्याओं को n1 और n2 के दो संख्याएं मान लेनी थी और उनको 14 संबंधी 15 के अनुपात में लिख लेना था। और इसमें क्या करना था कि आपको HCF से गुणा कर देना था। काम आपको बस इतना ही करना था। मैं आपको ये समझा रहा था कि ये कैसे अन्य गुणनखंड होते हैं और वो आपस में अगर को प्राइम है तो उसमें अगर हम लोग HCF का गुणा कर देंगे तो वास्तव में वो संख्याएं मिल जाती है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि यदि दो बहुपदों के एलसीएम और HCF क्रमशः x+1 ब्रैकेट में x² + 6x + 8 तथा x+1 है और उनमें से एक बहुपद x² + 5x + 4 हो तो दूसरा बहुपद क्या है। देखिए HCF क्या है, HCF यहाँ पर दिया है x+1 और ये पूरा एलसीएम दिया है। और देखिए ये दो संख्याएं या दो बहुपद हैं। मान लीजिए कि एक बहुपद P ऑफ x है और दूसरा बहुपद Q ऑफ x है, दो बहुपद है। तो इन दोनों बहुपदों का HCF दे दिया है। HCF दे दिया कि ये x+1 है और इनका एलसीएम दे दिया कि ये x+1 और x² + 6x + 8 इनका एलसीएम दे दिया। अब देखिए क्या होता है, अगर HCF ये है तो ये HCF क्या करता है, संख्याओं को डिवाइड करता है। तो HCF P ऑफ x बहुपद इस बहुपद को भी डिवाइड करेगा और इस बहुपद को भी डिवाइड करेगा, दोनों को ये डिवाइड करेगा। डिवाइड करने का क्या मतलब है, डिवाइड करने का मतलब है कि शेष शून्य आए। अगर भाग पूरा पूरा चला जाएगा किसी संख्या में या किसी बहुपद में तो शेष शून्य आना चाहिए। तो x+1 से अगर इस बहुपद में भाग देंगे तो शेष शून्य आएगा, इसमें भी देंगे तो भाग शून्य आएगा। एक बहुपद दे दिया है तो मान लीजिए Q ऑफ x दे दिया है कि ये है x² + 5x + 4 ये दे दिया है, तो दूसरा बहुपद निकालना है। तो एक तो तरीका होता है कि अगर आपको दो बहुपद दिए हों तो मान लीजिए कि ये n1 और n2 दो बहुपद दिए हों तो उनका HCF और उनके LCM का गुणा करके आप निकाल सकते हैं। तो ये प्रक्रिया तो काफी लंबी है और टेढ़ी है, इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग एक शॉर्टकट और ट्रिक यूज करेंगे। वो क्या करेंगे कि भाई ये हमको मालूम है कि x+1 उसका HCF है और ये जो चीजें दी गई हैं यहाँ पर ये विकल्प हैं, यानी ये दूसरा फैक्टर्स दूसरा बहुपद है। तो इसमें अगर जो भी इसमें से सही बहुपद होगा उसको x+1 यानी उसका HCF इसे डिवाइड करेगा। तो x+1 डिवाइड करेगा, इसके लिए शर्त यह है कि अगर x+1 डिवाइड करता है तो x+1 = 0 और x = -1। तो इसमें हर एक में x की जगह पर -1 रख कर देखेंगे कि कौन 0 दे रहा है। तो एक एक को हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर देखिए -1 है तो इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा और यहाँ पर x माइनस है तो ये +3 आ जाएगा और ये +2 है तो ये कभी 0 नहीं आएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पर x² है तो ये 1 हो जाएगा और x की जगह पर -1 रख दिए तो ये -3 हो जाएगा और ये 2 है +2, तो देखिए ये 0 आ गया। इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। अब इसको हम लोग देखते हैं, x² है तो यहाँ पर 1 आएगा और ये -2 आ गया और +3, तो देखिए ये भी 0 नहीं आया। और यहाँ भी चेक कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर 1 आएगा और ये -2 +3, ये भी 0 नहीं आएगा, तो केवल 0 1 आ रहा है, तो ये ऑप्शन बी सही है। तो इस तरह से हम लोग इसे तुरंत चेक करके इतने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर HCF दिया हुआ है तो HCF को हम लोग x की वैल्यू पुट कर देंगे और जिसमें 0 मिल जाएगा वही उसका सही उत्तर होगा। तो x² + 3x + 2 इसका सही उत्तर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि यदि एक विक्रेता को 30 कलम बेचने के बाद 10 कलमों के विक्रय मूल्य का लाभ होता है तो लाभ का प्रतिशत क्या है। इसका कॉन्सेप्ट समझिए। भाई 30 कलम बेचा है तो 30 कलम उसके पास रहा भी होगा तभी वो बेचा है।
तो 30 कलम का कास्ट प्राइस, लाभ कब होता है? कास्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ देते हैं। तो 10 कलम का सेलिंग प्राइस, ये जोड़ने पर क्या मिला है? 30 कलम का सेलिंग प्राइस मिलेगा। भाई जितनी चीजें हैं, संख्या 30 अगर कलम उसने ले आया तो 30 ही कलम बेचेगा। अब क्या हुआ है कि कह रहा है कि 10 कलम बेचने पर उसको लाभ हुआ है, 10 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ हुआ है। तो यह समीकरण बन गया। 30 कलम का कास्ट प्राइस में 10 कलम का सेलिंग प्राइस जोड़ देंगे तो 30 कलम का सेलिंग प्राइस प्राप्त होगा, क्योंकि कास्ट प्राइस में जब प्रॉफिट हम लोग जोड़ते हैं तभी सेलिंग प्राइस मिलती है। तो ये कास्ट प्राइस थी, इसमें प्रॉफिट जोड़ दिया तो ये हमको सेलिंग प्राइस मिल गई, यानी सेलिंग मिल गई। अब देखिए ये 30 कलम का सेलिंग प्राइस बराबर, अब ये सेलिंग प्राइस इधर ले जाएंगे तो ये 20 सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब 0 से 0 काट दिए तो कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का हमको रेशियो मिल गया 2:3 का। अब यहां से आप समझ लीजिए कि 2 रुपया की अगर एक कलम थी या 2 रुपये की एक कलम थी और वो 3 रुपये में बेची जा रही, यहां पर कास्ट प्राइस आ गई, 2 रुपये की कलम 3 रुपये में बेची जा रही, तो 1 रुपये का देखिए प्रॉफिट हो रहा। तो यहां पर प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, तो 1 रुपया के प्रॉफिट 2 रुपया लगा करके 1 रुपया का प्रॉफिट पाया जा रहा है। तो 100 लगाते तो कितना होता? तो ये आ गया 50%। तो 50% का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 50। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि यदि 2 कुत्ते एक 7 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पथ पर विपरीत दिशाओं में 2.5 मीटर पर सेकंड और 3 मीटर 5 सेकंड प्रति सेकंड की गति से दौड़ना आरंभ करते हैं तो आपस में अधिकतम दूर होने में उन्हें कितना समय लगेगा? मान लीजिए कि ये एक वृत्ताकार पथ है जिसकी त्रिज्या दिया है, ये व्यास 7 दिया है तो त्रिज्या इसकी हो जाएगी 7/2, यानी व्यास का आधा होती है त्रिज्या। तो यहाँ से 2 कुत्ते हैं जो विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। मान लीजिए कि डॉग नंबर 1 है और इधर ये दूसरा जो जा रहा है वो डॉग नंबर 2 है। इसकी वेलोसिटी दे दिया है कि इसकी वेलोसिटी 2.5 और इसकी वेलोसिटी 3 है। अब ये दौड़ रहे हैं तो ये अधिकतम दूरी कितना तय करेंगे? तो इसका देखिए जो परिधि होगा, परिधि, तो परिधि हम लोग निकाल लें तो परिधि क्या होगी? अधिकतम दूरी तो परिधि है तो 2πr होती है, तो 2 22/7 इंटू r, r जो है 7/2 है, यानी व्यास का आधा। तो देखिए 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो परिधि आ गई 22, यानी कुल दूरी ये 22 है। तो इसी दूरी को वो अधिकतम तय कर सकते हैं, अधिकतम दूरी तो 22 है और इसी को वो तय कर सकते हैं। तो चूंकि ये विपरीत दिशा में दौड़ना आरंभ करते हैं तो इनकी सापेक्षिक चाल क्या होगी? जब विपरीत दिशा में चलती है कोई वस्तुएं गतिमान तो उनकी सापेक्षिक चाल जुड़ जाती है। तो 2.5 और 3 जुड़ जाएगा, तो ये आ गया 5.5 मीटर पर सेकंड आ गया। और देखिए यहां पर ये क्या है? ये मीटर में दिया हुआ है और ये 22 क्या है? 22 कुल दूरी है। इस दूरी को इस चाल से तय करने में कितना टाइम लगेगा? तो टाइम यहां पर पूछना है, तो टाइम बराबर हो गया दूरी बटा समय। तो दूरी 22 है और चाल दे दिया है यहां पर 5.5, तो समय बराबर दूरी बटा चाल हो गया। तो ये 22 है और ये 0 बढ़ा देंगे तो यहाँ 55 आ गया। तो 11 दूनी 22 और 11 5 55 और 5 चौके 20, तो समय आ गया 4 सेकंड। तो वो एक दूसरे से अधिकतम दूरी वो कुल कितना तय कर सकते हैं? तो 22 मीटर की दूरी वो तय कर सकते हैं टोटल दूरी। यानी अगर मान लीजिए कि यहां पर आ गए, ये दौड़कर यहां आ गया और ये दौड़कर यहां आ गया, तो यहां से देखिए यहां से यहां तक की दूरी
मान लीजिए कि डॉग 1 ने किया है और यहां से यहां तक की दूरी डॉग 2 ने तय किया है, तो दोनों की दूरी जोड़ेंगे तो ये पूरी दूरी इनके बीच का गैप है, तो ये जोड़ेंगे तो ये 22 से आएगी, और इस 22 को 4 से भाग दे दिया तो 4 सेकेंड आया, तो इसका सही उत्तर आ गया 4 सेकेंड। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि यदि एक आदमी एक काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं और 5 अतिरिक्त आदमी लगाने से 10 दिनों की बचत होती है, तो 30 आदमी इस काम को पूरा करेंगे कितने दिन? तो देखिए इसमें एक फार्मूला होता है M1 D1 बराबर M2 D2, यानी M1 आदमियों की संख्या है, D1 दिनों की संख्या है, इसी तरह से M2 और D2 आदमी और दिनों की संख्या है। तो पहले एक आदमी है, ये एक आदमी है, 40 दिन तक काम करता है। अब आदमी 5 और बढ़ गए यानी x + 5 हो गए, तो 10 दिन की बचत होती है, यानी पहले 40 दिन लग रहा था, अब 10 दिन लगे, 10 दिन कम लग रहा है, तो ये 30 दिन होगा। तो ये 0 से 0 देखिए कट गया, यहां बच गया 4x और इधर आ गया 3x + 15 गुणा हो जाएगा। 3x को जब इधर लाएंगे तो ये x आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई 15। अब कह रहा है कि 15 आदमी 40 दिन में उस काम को कर लेते हैं, तो 30 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो आधे दिन में करेंगे। अब फार्मूले से भी देख लीजिए भाई, 15 × 40 M1 D1 और आदमी अब 30 हो गए, तो दिन कितना लगेगा? तो ये D2 है। तो देखिए 15 से ये 30 2 बार में कट गया, 2 से 40 2 बार में कट गया, 20 बार में, तो D2 की वैल्यू आ गई 20 दिन। तो इसका आंसर आ गया 20 दिन में 30 आदमी उस काम को कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए है कि 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है, उनके HCF और LCM दे दिए हैं 40 और 2400 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखिए जब भी संख्याएं आपको अनुपात में दें तो उसमें HCF का गुणा कर देने से ओरिजिनल संख्याएं मिल जाती हैं। तो मान लीजिए कि N1 N2 और N3 ये 3 संख्याएं हैं जो कि अनुपात में है 3:4:5 का। अब इसमें क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, जो इसका HCF है उससे गुणा कर देना है। तो 40 से यहाँ भी गुणा कर देना है, यहाँ भी कर देना है और यहाँ भी कर देना है। देखिए यहाँ करेंगे तो ये 120 आ गया, ये करेंगे 160 और ये करेंगे 200। तो ये तीनों संख्याएं 120, 1600 और 200 आ गई। सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो सबसे बड़ी संख्या 200 है, तो इसका सही आंसर 200 आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और एक बिल्ली उसी दिशा में रेलगाड़ी के समांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है, तो रेलगाड़ी बिल्ली को पार कर ले। देखिए ये एक रेलगाड़ी है, जो मान लीजिए कि इसको हम रेलगाड़ी ऐसे बना, ये रेलगाड़ी ऐसे जा रही है और इसी दिशा में एक बिल्ली भी जा रही, ये बिल्ली भी दौड़ रही है। मान लीजिए ये बिल्ली, ये भी दौड़ रही है इसी दिशा में। तो रेलगाड़ी की चाल है 60 किलोमीटर पर आवर और बिल्ली की चाल है 18 किलोमीटर पर आवर, दोनों एक ही दिशा में। तो बिल्ली को या आदमी को या पोल को जब रेलगाड़ी पार करती है तो वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई 140 है, तो बिल्ली को पार करने में रेलगाड़ी 140 मीटर की दूरी तय करेगी। अब यहां पर किस स्पीड से तय करेगी? तो यहां पर सापेक्षिक चाल निकाल लेंगे। तो सापेक्षिक चाल क्या होगा? जब वस्तुएं एक ही दिशा में गतिमान होती हैं तो सापेक्षिक चाल घट जाता है। तो देखिए 10 में से 8 गया 2, यहां से 5 बचा, 5 में से 1 गया 4, तो 42 किलोमीटर पर आवर उसकी सापेक्षिक चाल आ गई। इस चाल से 140 मीटर की दूरी तय करना है। तो इस चाल से ये दूरी तय करना है, तो समय बताना है, रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी, तो टाइम यहां पर बताना है। देखिए टाइम जो होता है, टाइम बराबर यहां पर हम लोग लिख लेंगे दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या है? 140 है, इसको हम लोग 1000 से भाग देंगे क्योंकि इसे किलोमीटर में नहीं, ये बल्कि चाल को हम लोग जो है मीटर में बदल रहे हैं। ये किलोमीटर पर सेकेंड है, पर आवर है, तो इसको 42 × 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा।
अब ये चाल ये आ गई। अब दूरी कितनी है 140, तो टाइम यहां पर आ जाएगा 140 बटा 42 गुणे 5, ये 18 ऊपर चला जाएगा। तो देखिए 6 से काट देंगे, 6 3 18 और 6 7 42, 7 से ये 2 बार में कट गया और 5 से ये 4 बार में कट गया, तो ये 4 सेकेंड आ गया। तो टाइम कितना लगेगा, 4 तिहाई 12 सेकेंड लगेगा। यहाँ पर अभी 3 बचा हुआ, तो ये टाइम लग गया 12 सेकेंड। तो 12 सेकेंड इसका सही उत्तर आ गया। 12 सेकेंड में ट्रेन बिल्ली को पार कर ली। तो मित्रों, आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन विस्तृत रूप से जो मैंने दिया है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा सॉल्यूशन तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मैं चाहूंगा, आपसे आग्रह करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर टच करिए, ताकि जब भी वीडियो कोई अपलोड हो तो आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।